भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज बौंसी रोड निवासी अमित शाह के घर में पिछले 17 सितंबर को हुए लूट का एसएसपी आशीष भारती ने उद्भेदन कर दिया है। घटना के बाबत एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि 17 सितंबर की देर रात अमित शाह के घर में अपराधियों ने बंदूक की नोक पर 2,50,000 रुपया नगद और करीब 75,000 का जेवरात लूट लिया था। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी आशीष भारती ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। वहीं उक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुमगंज निवासी सुबुकलाल यादव के पुत्र रविंद्र यादव को लूटे गए 6,450 रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जबकि पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर घटना में उसके सहयोगी रहे गंगटी रोड निवासी बिशुल यादव के पुत्र गुड्डू यादव और महेशपुर मड़वा स्थान निवासी राजेंद्र शाह के पुत्र रवि शाह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने इसके पास से लूटे गए 40,000 रुपया नगद और घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और एक साइकिल बरामद किया है। एसएसपी ने अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। अमित कुमार जैसा स्वर्गीय सरयू प्रसाद शाह अलीगंज बौंसी रोड जो कि बबरगंज थाना पड़ता है, उनके घर में 4 अपराध कर्मियों के द्वारा जो घर वालों को बंधक बना करके हथियार का भय दिखा करके करीब 2.5 लाख रुपये तथा सोने का गहना जो कि लगभग 75,000 रुपये का था, उसका लूटपाट कर लिया गया। और इस संबंध में बबरगंज थाना कांड संख्या 200/2020 दर्ज किया गया है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी तथा के नेतृत्व में एवं एएसपी सिटी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार घटना के समय से ही छापेमारी की जा रही थी। और इनके द्वारा इस मामले में अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ जो इस लूटपाट की घटना में जो पैसे लूटे गए थे उसको बरामद किया गया है। अभी तक इनके बयान के आधार पर जो छापेमारी की गई, जो गिरफ्तार हुए लोग उनके बयान के आधार पर जब छापेमारी की गई तो 46,450 रुपये बरामद किया गया है। और एक वीआईपी कंपनी का साइकिल, एक सफ़ेद रंग का गमछा तथा 2 मोटरसाइकिल, एक होंडा मोटरसाइकिल तथा एक यामाहा कंपनी का मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। साथ ही साथ इनके पास से एक हथियार भी बरामद किया गया है, जिसके संबंध में बबरगंज थाना कांड संख्या 202/2020 दर्ज किया गया है। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में घटना तारीख होते ही पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और जो अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, कुछ अपराधी अभी भी इसमें फरार है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम है रविंद्र यादव, गुड्डू यादव और रवि शाह, और ये तीनों बबरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में गिरफ्तारी तथा बरामदगी में जो शामिल रही है उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। भागलपुर जिले के हबीपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा बमबाजी करने का मामला सामने आया है। वहीं इस बमबाजी में स्टेडियम का मुख्य द्वार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यही नहीं, मौका वारदात पर 2 जिंदा बम घंटों यूं ही पड़ा रहा। लेकिन इन सब बातों से हबीपुर थाना की पुलिस पूरी तरह बेखबर रही। इसके साथ ही क्षेत्र में घनी आबादी रहने के कारण बम के विस्फोट होने की आशंका से आसपास के लोग डरे सहमे हुए थे। स्थानीय लोगों ने थानेदार कृपा सागर को मामले की जानकारी घटना के तुरंत बाद ही दिया था, लेकिन इतने बड़े मामलों में हबीपुर पुलिस ने इसको गंभीरता से लेने की जहमत तक नहीं उठाई। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 12 घंटे लग गए। घटना के बाबत स्थानीय लोगों की माने तो मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। नाथनगर निवासी पन्नालाल चौधरी को उक्त भूमि दान के माध्यम से मिला हुआ है, लेकिन मोहम्मद शमीम द्वारा विवादित भूमि पर अपना अधिकार बताकर बमबाजी किया गया। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेश कुमार की खास रिपोर्ट। मतलब तो बोलो 10:30 बजे करीबन फटा है। कै बजे रात में? हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आया और कोई उतना केयर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। कितना आवाज हुआ था? एक आवाज हुआ था। जमीन किसका है? पन्नालाल चौधरी का। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कासिम बाग का रहने वाले। अभी सुबह आप लोग क्या देखे यहाँ पर? सुबह कुछ नहीं, बस भीड़ भाड़ देखे। यहाँ पे 2 बम रखा हुआ है।
नीचे पुलिस गिरा अभी हुआ। तक? कुछ नहीं आया। पुलिस को कहे भी तो अभी तक नहीं पहुंची है। नहीं आप स्थानीय लोग हैं? क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम तो मुकुम चौधरी हुआ, बगल में घर है। क्या नाम हुआ? मुकुम चौधरी। की नकदी जमीन है, आगे कुछ बिहार सरकार की जमीन है, उसमें किसी ने गलत ढंग से रसीद कटा लिया था। उस रसीद को मैंने अपर समाहर्ता महोदय के यहाँ से उसको खारिज करा दिया और खारिज होने के बाद अपर समाहर्ता महोदय ने भी कहा कि जिनका पीछे जमीन होता है उन्हीं का ना आगे होगा। उस आधार पर हम लोगों ने घेराना शुरू किया और उनसे वो बोले भी कि आप लोग तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, हरिजन को तो लोग खरीद के देता है और आपके आगे बिहार सरकार, कौन ऐसा आदमी नहीं है जिसके आगे बिहार सरकार की जमीन है। जाइए आप अपना काम कीजिए मौखिक रूप से। बिहार सरकार की जमीन है। यहाँ थोड़ा रोड के बाद विवाद किससे हुआ? कौन है? विवाद आया था, वो पप्पू डॉन करके नाम है उसका ओरिजिनल नाम है रज्जाक, मोहम्मद रज्जाक उर्फ पप्पू डॉन। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के जिछो में पक्षी का शिकार करने के आरोप में पुलिस ने घुमंतू समाज के एक युवक को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार उक्त युवक को ग्रामीणों ने बगीचे में अवैध शिकार करने के आरोप में पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया था। वहीं गिरफ्तार शिकारी के थैले से पुलिस ने 9 मृत बाज पक्षी को बरामद कर लिया है। इसी कड़ी में पुलिस ने जहां एक युवक को पक्षी मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है, वहीं पटना में वन विभाग द्वारा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध पर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। इस संबंध में पुलिस की माने तो पक्षी का शिकार करने के लिए ये लोग जड़ी बूटी खोजने के नाम पर जंगलों में प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात पक्षियों का शिकार करना इसके लिए आसान होता है। भागलपुर के लोदीपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बख्तियारपुर क्या करते हैं यहाँ? दवा बूटी बेचते हैं। तो ये जो पक्षी सब है, सब पक्षी को मार के क्या करते हैं? जोर से खाते हैं। कब से हैं यहाँ पे आप लोग? हम परसों आए घर से। परसों आए हैं। आप लोग के साथ कितने लोग हैं यहाँ पे? 20-30 आदमी हैं और सारे लोगों का यही काम है। तो सब दवा बूटी सब दवा बूटी बेचते हैं और आप पक्षी मारते हैं। किसको समझा दो, भागेगा नहीं जी। वो था ना, वो हम साइकिल चला रहे थे, वो मारता था। आप साइकिल चलाते थे, वो मार रहा था। तो वो कहाँ गया आपका? डेरा में होगा। कितने लोग आप लोग यहाँ पे हैं? 20-30 आदमी हैं। कहाँ पे रहते हैं? चौक। कौन से चौक पे? लोदीपुर चौक। इधर वो रोड जाता है, उधर। अच्छा, बाईपास। वहां से आकर के यहाँ रहते हैं आप लोग और जड़ी बूटी बेचते हैं। इसको सब चीज रखी है, समझाएंगे सब चीज रखी है सुरक्षित। साइकिल इसी का साइकिल तुम्हारा है? हाँ। इसको गाड़ी में बैठाऊंगा। तुम साइकिल ले लो, तुम साइकिल ले लो ना। भागलपुर के बाईपास टीओपी अंतर्गत भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बीती रात पत्थर लदी एक ट्रक में बैजानी पुल के समीप अचानक आग लग गई। वहीं इस दौरान देखते ही देखते आग की लपटें काफी तेज हो गई। चलती ट्रक में आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास से कई लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग के लपटों के बीच घिरे ट्रक चालक और उपचालक को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया। जानकारी के अनुसार पत्थर लदी ट्रक दुमका से बेगूसराय जा रही थी, लेकिन भागलपुर में दुर्भाग्यवश यह हादसे का शिकार हो गई है। इस संबंध में व्हीकल एक्सपर्ट की माने तो चलती गाड़ी का अचानक पहिया जाम हो गया होगा। इसके पश्चात चालक द्वारा ब्रेक लगाने पर और पुल से ज्यादा गर्म होने के कारण आग लग गई होगी। इन सब के बीच चालक की माने तो घटना में कोई हताहत नहीं है। भैया भैया, अरे ना वो उसी लगा, फेंको ना बच्चा, जल्दी 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 ला। कार में लगा है अभी। हाँ टायरवा बची था, सब बची था। जल करना, जल करना, जल। नहीं समझला, जाम हो, चार जाम हो।
भागलपुर के 0 माइल में अवस्थित भागलपुर स्मार्ट सिल्क सिटी कार्यालय परिसर के बाहर सिल्क मिल के पूर्व कर्मचारियों ने अपना बकाया वेतन के भुगतान को लेकर भागलपुर सिल्क वर्कर एसोसिएशन के बैनर तले जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान एक ओर जहां कर्मचारी सीएम से अपना बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सिल्क मिल की जमीन भागलपुर स्मार्ट सिल्क सिटी को लीज पर देने का विरोध भी कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान भागलपुर सिल्क वर्कर एसोसिएशन के प्रधान महासचिव राजेश यादव ने बताया कि उन लोगों का कंपनी के पास पिछले 23 सालों से वेतन बकाया है, लेकिन बिना उन लोगों को वेतन का भुगतान किए मौजूदा एनडीए सरकार द्वारा 15 एकड़ सिल्क मिल की भूमि को करीब 7 करोड़ रुपए में लीज पर दे दिया गया, जबकि उसी 15 एकड़ भूमि का पूर्व में 18 करोड़ रुपए लीज का मिल रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार ने संबंधित एजेंसी को इतना कम राशि में लीज पर क्यों दिया, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए थी। राजेश यादव की माने तो कंपनी बंद होने और वेतन का बकाया रहने से उन लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। दैनिक मजदूरी और रिक्शा चलाकर किसी तरह अपना जीवन यापन ये लोग कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन में शामिल सिल्क मिल के तत्कालीन मशीन ऑपरेटर बबीता देवी ने बताया कि उनका बेटा प्राइवेट नौकरी करता है, जिससे उनका जीवन यापन होता है। इसके साथ ही सभी कर्मचारी बकाया वेतन के भुगतान को लेकर काफी आक्रोशित दिखे। इन लोगों ने जल्द वेतन का भुगतान नहीं होने पर बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इनकलाब जिंदाबाद, दिए हुए काम को कैंसिल करना होगा, बकाया वेतन मजदूर को देना होगा, सिल्क मिल के बकाया वेतन मजदूर को देना होगा। कुमार खोलो कान, राजीव कुमार खोलो कान, कुमार खोलो कान। इनकलाब इनकलाब साल से बकाया वेतन है बिहार अस्पताल सिल्क मिल्स में। मैं राजेश कुमार यादव भागलपुर जिला सिल्क मिल्स वर्कर्स यूनियन के प्रधान सचिव बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ सारे लोग 99% लोग जो है रिटायर हो गए हैं और 23 साल से हम लोगों का बकाया वेतन नहीं दिया गया। सिर्फ आश्वासन सरकार से द्वारा मिलता रहा। लास्ट में लीज पर जो है इन्होंने कंपनी को दे दिया। 7 करोड़ में कंपनी पर लीज पर दिया गया। इसके पहले 18 करोड़ में कंपनी लीज पर जा रही थी, जो कि 10 एकड़ ज़मीन ही जाना था। ये बाद में 15 एकड़ ज़मीनों का लीज पर दिया गया और इसका भी जो है 4 साल में पैसा अदा करने की बात इन्होंने की है। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बकाया वेतन 23 साल का होना चाहिए। बस यही हम सरकार से मांग करते हैं, अपने महाप्रबंधक से मांग करते हैं, अपने जो उद्योग विभाग से मांग करते हैं। आप लोग कितने कर्मचारी हैं टोटल? हम लोग यहाँ पर 355 कर्मचारी कंपनी, जिनको 23 साल से वेतन नहीं मिला। 23 साल से वेतन नहीं मिला। 23 साल से आप लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? 23 साल से कोई रिक्शा चला के मोटिया मजदूरी करके किसी तरह से अपना जीविका चला रहे हैं। नमक रोटी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अरे हम लोग इस आसाम में इसी का फोटो पे जोड़ो, लीजिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पैसे कर रहे हैं। आप इस मिल में किस पोस्ट पर थे? क्या करनी थी इस मिल में? ऑपरेटर थे। ऑपरेटर थे? हाँ, मशीन पर काम करते थे। कितने साल से नहीं मिला है? 23 साल से। 23 साल। आप अपना जीवन यापन अभी कैसे कर रही हैं? किसी तरह प्राइवेट में बच्चा कर रहा है काम, नौकरी पैसा से घर चलता है किसी तरह। क्या नाम है? नमिता देवी। नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। कभी सरकार का ध्यान जाएगा और जब ध्यान जाएगा तो मजदूरों को पेमेंट होगा। लेकिन आज मिल कर्मचारी को दे दिया प्राइवेट के हाथों में। अब मजदूर मर रहा है, दिवस है, कमजोर है। 353 कर्मचारी है, जिसमें 250 कर्मचारी रिटायर हो गया, 100 कर्मचारी बीमारी से मर गया। और अभी स्थिति ऐसा है, जर्जर स्थिति है और 1 पैसा पेमेंट नहीं किया। अगर 7.5 करोड़ में हमको 5 करोड़ रुपया भी पेमेंट करता है तो हम लोग जीने के लिए सम्मान जीवन जी सकते हैं। इसे इतना ही। क्या नाम है आपका? रामाधीन प्रसाद सिंह महासचिव। और हमारे भागलपुर में विलम्ब से ही सही, लेकिन जिलेवासियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक तोहफा जरूर मिल गया है।
वहीं सिल्क सिटी की चरमराई हालात और रसातल में पहुंच चुके सिल्क इंडस्ट्री क्षेत्रों में इन दिनों चहलकदमी एकाएक बढ़ गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कुछ सत्ताधीशों के द्वारा भागलपुरी सिल्क को बढ़ावा देने की पहल तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में बहादुरपुर में अवस्थित स्पन सिल्क मिल की जमीन को सरकारी स्तर पर लीज पर दे दिया गया है। संबंधित कंपनी के अधिकारियों की माने तो अब उक्त स्थान पर अरबों का कारोबार करने वाली कंपनी गारमेंट बनाकर देश और विदेश में बेचेगी। यही नहीं, कंपनी इस प्रोजेक्ट में करीब 4000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मुहैया कराएगी। वहीं कुछ लोग इसे केवल दिखावा बता रहे हैं। उनका मानना है कि चुनाव की आहट के साथ ही वोट बटोरने की सिर्फ ये साजिश भर है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए रिपोर्ट। जिसमें जो खास बात है वो है प्लग ट्रेन मॉडल। प्लग ट्रेन मॉडल के तहत में जो हमारे बुनकर हैं, सिल्क इंडस्ट्री के बुनकर मॉडल कहते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बनाने का हमारा एक संकल्प है। विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार जी, OIX कोचिंग के निदेशक श्री शेखर केसी जी एवं उपस्थित संस्थापक श्री संतोष सिन्हा जी, उपस्थित साथियों, माता बहनों, बड़ी खुशी की बात है माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री मोदी की सपना को है ध्यान में इस तरह से जो औद्योगिक क्षेत्र में हमारा बिहार आगे बढ़े, इस तरह से जो निजी उद्योग है उसको किस तरह से चालू करवाए, इससे की रोटी रोजगार मिले। इसी के तहत और बिहार स्पन सिल्क मिल भागलपुर को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सिल्क सिटी के रूप में विकसित करके हेतु OIX गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड लीज पर 30% के लिए किया गया, जिसके तहत सिल्क, खादी, हैंडलूम इत्यादि वस्तुओं का निर्माण, टेक्सटाइल पार्क, प्लग एंड प्ले, ट्रेनिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल हाट आदि की स्थापना कर वहाँ के स्थानीय श्रोताओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना तथा प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से। हमारे कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सर श्री सुशील कुमार मोदी, उद्योग मंत्री श्री महेश्वर हजारी, इन सारे लोग, उनके अलावा बहुत सारे लोग उपस्थित हुए। ये एक नई कोशिश है भागलपुर को नया तरीका देने के लिए। जीवन नहीं बोलना चाहते तो शहर काफ़ी जिंदा है और काफ़ी जिंदा दिल है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, हम उसमें सहयोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भागलपुर वासियों के लिए शुक्रवार का दिन रेल विद्युतीकरण के मामले में बेहद ही खास रहा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मौजूदगी में भागलपुर से शिवनारायणपुर रेलखंड पर नवनिर्मित रेल विद्युतीकरण योजना का ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान इलेक्ट्रिक इंजन से जुड़ी मालगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। वहीं अब उद्घाटन के पश्चात भागलपुर शिवनारायणपुर रेल सेक्शन पर इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का परिचालन विधिवत शुरू हो चुका है। श्री फागू चौहान जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, भारत सरकार करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर एक लंबा समय वो आया जब इस दिशा में ज्यादा काम ही नहीं किया। हासिल की है कई उपलब्धियां और इन्हीं उपलब्धियों में से एक है मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा में स्थित इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री, जहां बना था 12,000 हॉर्स पावर का पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक इंजन। स्वतः से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की विशेष चिंता है, उन्हें यहाँ के लोगों के प्रति संवेदना है और बिहार के चौमुखी विकास के लिए उन्होंने भगीरथ कार्य किए। उनके सबका साथ सबका विकास मंत्र से प्रेरणा लेकर केंद्र और राज्य डबल इंजन के भागी मिलकर कई परियोजनाओं को पूरा कर रही है। 2009 से 14 के बीच
रेलवे के लिए बिहार के भूकंप की मिथिला और कोसी क्षेत्र अलग फर्क करके आज ये सहयोगी है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी इन दोनों अंचलों को आपस में जोड़ा जा मुझे बताया गया है कि इसके आखिरी चरण के कार्यों में दूसरे राज्यों से आए सभी साथियों ने भी बहुत सही नहीं कैसे कर रहे हैं, यही आदत बहुत बुरा है। जब भीड़ लगाने से बचे, अपनी रोग प्रतिरोध रेलखंड को, इस रेलखंड में रेल विद्युतीकरण होगा, गाड़ियों की गति बढ़ जाएगी, अब विद्युत की गाड़ियां चलेंगी सारी, और जो मतलब जो ट्रेनें और नई ट्रेनें भी इंट्रोड्यूस होंगी। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद में मतलब विद्युतीकरण होने से स्पीड बढ़ेगा, राजधानी के भी चलने के मार्ग प्रशस्त हो जाए। राजधानी चलेगी, राजधानियों के रूट के लिए, क्योंकि पूरा सब विद्युतीकृत होता है, तो ये हमारा यहाँ से हावड़ा और एनजेपी सब पूरा विद्युतीकृत हो गया है। अब उसके लिए आगे मतलब यहाँ के लोगों की डिमांड और उसके हिसाब से सरकार चलाने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। आपके तरफ से भेजा गया क्या सर राजधानी के लिए? नहीं, राजधानी तो हमारी तरफ से क्या, सरकार के पास है, वो सब कितना कौन सा रूट किस हाई स्पीड में रहता है, तो वो लोग अपने हिसाब से अपना चलाते हैं। और बाकी यहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और नेता लोग या जो जनप्रतिनिधि हैं जैसे डिमांड करेंगे उनके बाद ही चले। मतलब सकारात्मक पहल हो रही है। हम लोग की तरफ से तो पूरा सकारात्मक ही है, परंतु उसकी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो चाहेंगे तभी हो पाए। सर यहाँ पर दक्षिणी छोर पर टिकट काउंटर बनना था, उसकी क्या प्रगति है सर? पूरी फुल फ्लेज गाड़ी, अभी वहाँ कोई समस्या थी, अब वो रोड बना रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते उसकी प्रगति देखी थी, 1-1.5 महीने में पूरा हो जाए, क्योंकि फर्श नीचे का ये फ्लोर बनना है और बाकी वहाँ बुकिंग काउंटर भी लगभग पूरा हो जाए। सर पीपीपी मॉडल पर विक्रमशिला एक्सप्रेस चलानी है, उसको लेकर अभी हमें इसकी कोई सूचना नहीं। भागलपुर जिले के गोराडीह थाना में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र के सभी लाइसेंसी बंदूकधारियों का सत्यापन किया गया। वहीं सत्यापन कर रहे थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार की माने तो अब तक 40 लाइसेंसी बंदूक का सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। बाकी बचे लाइसेंसी बंदूक का सत्यापन कल किया जाएगा। भागलपुर के गोराडीह से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए अमित गुप्ता की खास रिपोर्ट। चलते हैं सर। मुंगेर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी लिपि सिंह ने तारापुर, मुंगेर और जमालपुर के कुछ मतदान केंद्रों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। वहीं एसपी ने करीब 69 दागियों के खिलाफ सीसीए 3 के तहत कार्रवाई के लिए संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है, जबकि थानाध्यक्षों के द्वारा अभी तक करीब 4086 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। मुंगेर के तारापुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। मुंगेर जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके लिए हम लोग अपनी इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुके हैं। हमारे यहाँ अभी तक सीसीए 3 के 35 प्रस्ताव समर्पित किए जा चुके हैं। करीब 1500 लोगों पे सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है तथा बाउंड डाउन की प्रक्रिया कैंप लगा करके पूरी की जाएगी। आर्म्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है तथा करीब 884 आर्म्स वेरीफाई भी कर लिए गए हैं और 49 वेपन्स को डिपॉजिट भी किया गया है। साथ में फोकस हमारा ये भी है कि जो भी JNK और नागालैंड के लाइसेंस अगर उसका वेरिफिकेशन में कुछ आता है तो उसके भी पर्पस से हम लोग कार्रवाई करेंगे जो भी रहेगी। जो भी यहाँ पे करीब 1402 बूथों को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे इलेक्शन की प्रक्रिया होगी। इसके लिए जो नक्सल और जो क्रिटिकल बूथ्स हैं हम लोगों ने CAPF की मांग की है, जिससे कि यहाँ पर एक पीसफुल माहौल में इलेक्शन कराया जा सके, क्योंकि मुंगेर एक नक्सली जिला है। क्या बरामदगियां होंगी अब तक और कितनी गिरफ्तारी?
हम लोगों ने इस क्षेत्र में ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है तथा मुंगेर पुलिस ने एक अच्छी सफलता हासिल की है। करीब एक 20 से अब तक सितंबर माह तक 169 फायर आर्म्स को रिकवर किया गया है। 897 गोलियां बरामद की गई है। कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो नक्सली लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है तथा इनके पास से काफ़ी मात्रा में हथियार एवं डेटोनेटर्स, वायर और भी अवैध सामग्री जब्त की गई है। हम लोग इस कार्रवाई को और चलाते रहेंगे जिससे कि हम लोग एक पीसफुल माहौल दे पाएं और एक लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से यहाँ पे बना रहे इलेक्शन के दौरान। मुंगेर के शामपुर और असरगंज ओपी क्षेत्रों में पिछले दिनों हुए लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस दौरान कोढ़ा गैंग के 2 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने की बात कही है। घटना के बाबत मामले की जानकारी देते हुए मुंगेर एसपी लिपि सिंह ने बताया कि पुलिस ने कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के नया टोला निवासी रंजीत यादव और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी निवासी रितेश गोला को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने लूटकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों में असरगंज, शामपुर और खड़गपुर में 3 छिनतई की घटनाएं घटित हुई थी जिसका उद्भेदन मुंगेर पुलिस ने कर लिया है। इस तीनों घटनाओं को कोड़ा ग्रुप ने किया है और उसके 2 जो गैंग के मेंबर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने कन्फेस भी किया है तथा इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है। एक घटना में इन्होंने करीब 40,000 रुपये छिनतई की थी सीएसपी से, वो अमाउंट भी बरामद हो गया है। साथ में इनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक गोली तथा बाइक को पंक्चर करने के कुछ सामान तथा 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। इस गैंग का मेन मोडस ऑपरेंडी है कि ये लोग बाइक में काफ़ी प्रोफिशिएंट है, तो पहले इनको इसी चीज़ में ट्रेन किया जाता है कि यंग एज से, और यूजुअली ये लोग फेल नहीं करते हैं अगर वो बाइक का इनका काफ़ी अच्छा माना गया है। साथ में ये वैसे कॉर्नर्स ढूंढते हैं बैंक के पास, जहाँ से जब आदमी निकलता है तो उसको एक तरीके से कॉर्नर करके पंक्चर वगैरह करके उसको इस घटना को अंजाम दिया जाता है। सुपौल में हरिहर पट्टी पंचायत के सरदाही टोला आज भी विकास की चकाचौंध से कोसों दूर है। सरदाही टोला में सड़क और नाला जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। इन लोगों ने कई दफा अधिकारियों से इस गांव को संवारने की गुहार तक लगाए, लेकिन किसी ने इनकी एक ना सुनी। सुपौल से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो बलराम कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है मम्मी जी? लक्ष्मी देवी। इतना कते दिन से पानी लग रहा है? 5 साल से। आवे छे प्रतिनिधि से देखे ला त आवे छन त मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड सदस्य देख के जाय छे, कोनो चीज न करे छ इतना दूर। एता कते घर हेते? कम से कम 500 घर। हां। सब नाम हुआ रईजा सरदार। पंचायत हरिहर पट्टी, वार्ड नंबर 10। यहाँ पे कितना दिन से पानी लग रहा है? ये तो हमको जलम नहीं हुआ इसलिए पानी लग रहा है। बहुत दिन से पानी लग रहा है यहाँ पे? हाँ, बहुत दिन से पानी लग रहा है। आपको नजर में सब देख रहा है कि इतना पानी लग रहा है यहाँ पर। क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश सरदार। पंचायत हरिहर पट्टी, वार्ड नंबर 10। यहाँ पे कितना दिन से पानी लग रहा है? ये 10 साल से लग रहा है यहाँ पर। कोई प्रतिनिधि देखने के लिए नहीं आया? नहीं, कोई। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जय कुमार सरदार हुआ। पंचायत हरिहर पट्टी, वार्ड नंबर 10। यहाँ पे क्या परेशानी है? यहाँ परेशानी ये है कि 10 साल से हर गली में, हर मोहल्ले में सड़क बनाने का योजना चल रहा है, लेकिन ये जो मेन सड़क है वार्ड नंबर 10 और 11 का डिवाइडिंग है, ये आज तक कोई भी मुखिया, सरपंच यहाँ मिट्टी देने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक जो है यहाँ, महिला जो है साड़ी उठा करके चलता है, चाहे वो समिति क्यों ना, मुखिया क्यों नहीं हो, किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि एक टलाड़ी मिट्टी घेर दे।
उत्तर प्रदेश में कन्नौज के सौरिक थाना में सिपाही पर एक दिव्यांग व्यक्ति की जमकर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार ई रिक्शा हटाने को लेकर सिपाही किरणपाल से दिव्यांग उलझ गया था। इस बात को लेकर सिपाही किरणपाल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दिव्यांग की पिटाई कर दी। यही नहीं, वह दिव्यांग को तब तक पीटता रहा जब तक वह पूरी तरह लहूलुहान नहीं हो गया था। दिव्यांग की पत्नी सिपाही के समक्ष छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन वह सिपाही भला रुकने वाला कहां था। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने कहा कि इस घटना से पुलिस की छवि निश्चित रूप से धूमिल हुई है। इसके साथ ही उन्होंने जांचोपरांत सख्त कार्रवाई करने की बात कही। यूपी के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल के साथ सुमित मिश्रा की खास रिपोर्ट। चिल्लाओ नहीं भैया, मेरे को उत्तर तरह हाँ बोलो बोलो। बिटिया मेरे दर्द गोली ले गोली पहन का कोई नहीं लिया, मेरे दर्द लिया गोली जा, मेरे कान दर्द हो मेरे पास दो कान, मेरे बच्चा कैसे पले मामला क्या है सर जी? मैं उधर से आ रहा था, मेरा ये बच्चा ये रात में इसके दर्द हो रहा था पेट में सर जी, तो मैं उसको दवा दिलाने लाया। ये मेरी मौसी बिटिया रही, तो वहाँ मेरे चचा बैठते हैं, होमगार्ड है, मेरे पिताजी भी थे, वो चाचा लगते हैं। वो बोले नहीं, ऐसे मजाक में बोले, तो मैंने उनसे कहा चाचा मैं निकाला हूँ, उधर से आ रहा था ट्रक, तो मैं अपनी साइड में था साहब, तो एकदम मैं तो आपके ये आपके खून निकल रहा, किसने आपको मारा? मुझे सिपाही ने मारा भाई, बिन मतलब। मैंने कहा सर आपको मैं कुछ नहीं बोला, जब भी कहा तब भी मेरे पहले हीरो बन रहा भाई, बहुत हीरो बन रहा भाई। ये मैं विकलांग ठहरा, इसलिए मैं भाई हाथ नहीं चलाया, मैंने पकड़ाने तो मैं गिर जाता, तब भी मेरे पे लगाने भाई। मेरे ताकत इतनी है, मैं एक घूटा मारता इसके दांत तोड़ देता। देखो मेरे तक, लेकिन मैंने हाथ नहीं चलाया, क्यों? मैं विकलांग हूँ इसलिए। मैं अभी चला लो मेरे से दंगल, मैं डार क्या कि घूसा में घूसा ठोक दूँ, लेकिन मैंने नहीं हाथ चलाया। मैं कहीं विकलांग हूँ, मेरे सच्चाई है, मुझे शक्ति, मेरे में सच्चाई मिलेगी मुझे। मैं सबके डिपार्ट के सामने कहता हूँ, अगर मैंने कभी गलत करा हो। नाम बताओ। मेरा नाम क्या है? दिखा देंगे सरकारी इनने मतलब बिना बात पे हाथ चला दिया था। किसने? अगर हम कछु कहते तो चलो बात सही है कि हमने कछु कही है, सिपाही ने हाथ चला दिया बिना बात में। अगर बताओ गलेमान पकड़ा था, इनका गलेमान पकड़ के खींच लाए जाए, इनके सलवार परी है पैर में, जे चल भी नहीं पाते हैं सब सही से। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो इनके अगर कहीं अस्पताल में जा कहीं भी, तो हम अपने ऊपर कंधे पे हाथ धरवा के तब इनके लिए अंदर ले आए, खून भी निकल आया, इनके दांत भी तोड़ दिए। कहे इतना मानना मत है इनके लिए, अगर गलती होती तो आप हमें, आपने हमारे ऊपर चलाया, आप ये बताइए क्या गलती की? आज क्या पर मैं बच्चे को दवा दिलाने आया, तो बाप चाचा बोले इधर से ट्रक आ रहा था, तो मैंने कहा ट्रक निकल रहा भाई, मैं आ रहा हूँ चचा। और चचा आपने बोला नहीं हमारा काम है भाई, हमारा काम है कवरेज करना। इतना मारा सर जी अपना दिखा के, ये देखो फोड़ दिया, ये मैंने सब कुछ पटर लेटर सारे तोड़ दिए। मैं अपने बच्चे को दवा दिलाने, मेरे इसमें भी रोड पड़ी, तब मैंने कहा मुझे थाने ले चलो, कानून मेरे के लिए भी है। ये गलत कर रहा भाई, ये कानून गलत कर रहा भाई, मेरे साथ सच्चाई का अन्याय बोला, अन्याय मांगूंगा। आप दीदी बात मुझे अन्याय चाहिए भाई। हाँ मेरा भाई, मेरी भी इज्जत है भाई, मैं मेहनत से कमाता हूँ, तेरे सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ। मैं भाई मैं अपना इज्जत चाहता हूँ भाई, बस मैं इज्जत चाहता हूँ बस। सहयोग मुझे भाई मिल के मेरे जूता मार लेते, लेकिन इनने पुलिस की धमकी दिखाकर मैंने गलती नहीं करी सर जी, कसम से सर जी मैं कहता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पीटा सर जी, क्यों मुझे पीटा भाई? मैं बच्चे को दबाना, मैं अगर रॉन्ग साइड में हूँ
मैं गलत साइड में हूँ तो आप बताइए। मैं साइड में बिल्कुल जहाज में था तो सर जी मेरे कान में इतनी तेज मारा मुझे कम सुनने लग गया कदम से। ये देखो ये बैठे, मैंने कहा भाई मैंने आपको कुछ नहीं बोला, कुछ और नहीं बोला। अगर बोला नहीं हो तो बताइए आप फिर क्यों मार रहे मुझे? हैं आपका ये है कानून है, मेरे पास हथियार नहीं है। देखो सर मेरा ये भी टूटा पड़ा सर जी, मैं अपने बच्चे को दवा दिलाने आया और ये रहा सर जी जो भी है सर। मैंने कहा सर जी मैं आपको कुछ नहीं बोला। अब आगे बाद मुझे इनने पीटा सर जी। मुझे ये भी मेरे रोड पड़ी सर जी, मेरा कंपनी में एक्सीडेंट हो गया। मैं अपनी इज्जत से कमाता हूँ, किसी को गलत नहीं बोलता हूँ सर जी। कोई अगर मेरे खिलाफ कह दे मेरे 100 जूता मारो, मुझे केस में रफा दफा कर दो, लेकिन सर जी मेरा कला सर जी देख लो आप सर जी, आप ही लोग हो सर जी। देखो मुझे सर जी फिर मारा, अगर मैं गलत चला हूँ सर जी तो मुझे गलत बात नहीं। मैं गरीब हूँ तो मैं इज्जत कमाता हूँ तो मेरी बेइज्जती रहे। मुझे सच्चाई अगर मेरी गलती है तो मुझे जेल करवा, मैं नहीं कहता। चाबी फोन से ले लिया, मैंने गिरा दिया, ये कहीं भी गिरा ये बढ़ेगा। दिव्यांग व्यक्ति सुदीप एक ई रिक्शा चालक है और आज इंदरगढ़ चौराहा सौरिक में उसका विवाद हो गया। वहाँ पे ड्यूटी पे आरक्षी किरण पाल था, उससे जानकारी की गई है घटना के बारे में। तो ये बताया गया है कि ये बीच चौराहे पर ई रिक्शा रोक करके और सवारी बैठा रहे थे, टोकने पर उसने आरक्षी को गाली दे दी। उसके बाद आरक्षी भड़क गया, उसने फिर उसको धक्का दिया। तो ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिव्यांग व्यक्ति है और अगर ठीक है उसका आचरण चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम पुलिसकर्मी इसके लिए प्रशिक्षित हैं। सहनशीलता की शिक्षा दी जाती है और आरक्षी को, जो नया आरक्षी है, इसको संयम नहीं खोना चाहिए था और इसको मैंने बहुत गंभीरता से लिया है और ऐसे प्रकरणों में मैं हमेशा सख्त कार्रवाई करता रहा हूँ। अभी तत्काल मैंने आदेश दे दिया है कि उसको थाने लाइन के लिए रवाना करें और इस प्रकरण में जांच मैंने क्षेत्राधिकारी को दे दी है। सर आगे कोई गंभीर कार्रवाई सस्पेंशन भी हो सकता है? हो सकता है, जांच आख्या मिल जाएगी क्या स्थितियां परिस्थितियां थी, लेकिन जो दंडात्मक कार्रवाई तो अवश्य होगी। और ये इस तरह के जो दृष्टांत सामने आते हैं इससे पुलिस की छवि धूमिल होती है और ये दुखद घटना है। और चाहे कितना भी प्रोवोकेशन हो, लेकिन एक पुलिसकर्मी होने के नाते उसको संयम रखना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई करते। सर उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा है सर, उसको मेडिकल करने के लिए भेजा गया।